नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM दिल्ली। दिल्ली का सिंहासन क्या नए नए कांटों से भरा होने वाला है? क्या अमित शाह को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की तैयारी चल रही है? इस मंत्रिमंडल के विस्तार में किसका विकेट गिरेगा, कौन बचेगा? योगी आदित्यनाथ के संग क्या गेम खेलना चाहते हैं अमित शाह? अभय दुबे जी से मैंने रोचक बातचीत की है, लेके चलता हूं सीधा आपको अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मोदी सरकार संवैधानिक संशोधन लाने जा रही है और उसमें बाकी तो इम्पोर्टेंट कई सारी चीजें हैं जिस पे चर्चा पॉलिटिकल पार्टी कर रही हैं। उसमें परसीमन, महिला आरक्षण, लेकिन एक बड़ा विषय है कि कोई मुख्यमंत्री 30 दिन को जेल भेजा गया, जेल में रहा तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। एक्चुअल में मोदी जी को अपने ऊपर कोई चोट जो है ना वो बड़ी आहत करती है। दो मामलों में उनकी थोड़ी किरकिरी हो गई। उनने सोचा था कि झारखंड के सीएम को जेल भेजेंगे तो मामला पलट जाएगा और केजरीवाल को जेल भेजेंगे तो मामला पलट जाएगा, लेकिन दोनों में वो मुख्यमंत्री पद से हटा नहीं पाए। अब विश्व गुरु की शान में अगर इतनी गुस्ताखी हो जाए तो गुस्सा तो आना स्वाभाविक है ही है। तो विश्व गुरु को लग रहा है कि अब दोबारा करेंगे मामला, अगर एक बार नहीं मामला जमा तो दोबारा भेजा जाएगा, लेकिन पद से हटाया जाएगा। अब केजरीवाल तो है नहीं, तलवार सोरेन साहब के ऊपर ही लटकेगी। क्या लग रहा है आपको कि जिस हिसाब से ये तैयारी चल रही है, ये संशोधन लाया जा रहा है, लाने की तैयारी चल रही है, क्या रणनीति है इसके पीछे? और क्या ये संशोधन बिल पास हो जाएगा? पिछली बार किरकिरी हो गई थी, नहीं पास हो पाया था, तमाम बिल अटक गए थे, क्या इस बार पास हो जाएगा? और एक बड़ी चर्चा इस बात की भी है कि क्या पार्लियामेंट की सीटें बढ़ाने वाला जो बिल था, जो पिछली बार गिर गया था, इतनी भयंकर तोड़फोड़ करी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, क्या ये बिल पास हो जाएगा? आपको क्या लगता है? देखिए, संविधान में अगर कोई संशोधन करना चाहते हैं तो उसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। 2/3 बहुमत होना चाहिए, बिना 2/3 बहुमत के संशोधन नहीं हो सकता। राज्यसभा में 2/3 बहुमत से ये लोग शायद 10 या 12 या 8-10 सीटें पीछे हैं, तो वो तो कोई ज़्यादा बड़ा अंतराल नहीं है, उसको तो किसी तरीके से पाट सकते हैं। लेकिन लोकसभा में जब तक टीएमसी में तोड़-फोड़ नहीं हुई थी और दूसरे दलों में जिन्होंने तोड़-फोड़ की है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना में तोड़-फोड़ नहीं हुई थी, तब तक ये काफ़ी पीछे थे। अभी भी 40 सीटें पीछे हैं, जो कि बड़ा अंतर है। तो उसके लिए बहुत तरह-तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि जो द्रमुक है, डीएमके है, उसका समर्थन हासिल कर लिया जाए और उसमें तोड़-फोड़ ना करनी पड़े। एक ये है, तो ये कोशिश की जा रही है। और भी तरह की कोशिशें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को तोड़ने की भी चर्चा है, वो भी एक प्रयास चल रहा है। तोड़ पाएँगे कि नहीं तोड़ पाएँगे ये अलग बात है, डीएमके को तोड़ पाएँगे कि नहीं तोड़ पाएँगे ये एक अलग बात है। लेकिन कोशिश है पूरी, निशाना है वहाँ पर और हर पार्टी के लिए भाजपा के पास अलग योजना है। मतलब एक पैटर्न नहीं है उसको तोड़ने का, हर एक के लिए अलग-अलग योजना है, अलग तरीके हैं उनको एमपीज़ को, सांसदों को फँसाने के। तो वो तो बीजेपी लगातार कर रही है और बीजेपी का मानना है कि जब तक वो परिसीमन नहीं कर लेगी अपने मन का, तब तक वो 2024 में जो झटका उसे लगा था, उस झटके के दोहराने वो झटका फिर से ना लगे, इस अंदेशे के खिलाफ वो सुरक्षा चक्र नहीं बना पाएगी। तो एसआईआर और परिसीमन, एसआईआर धन परिसीमन बराबर सुरक्षा चक्र, बहुमत घटने के खिलाफ एक सुरक्षा चक्र, ये भारतीय जनता पार्टी का पूरी योजना है। इस योजना के तहत वो काम कर रही है। जहां तक सवाल उठता है कि 30 दिन जेल में रहेंगे तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की गद्दी चली जाएगी, इसके पीछे भी एक दूरगामी योजना है। भाजपा और संघ ने ये मान लिया है कि अब वो सत्ता से बाहर नहीं होंगे। ये उन्होंने अपने आप को विश्वास दिला दिया है, क्योंकि 2024 में भी वो देखिए चुनाव हारते-हारते बच गए और अब सरकार इस तरह चला रहे हैं जैसे उन्हें अल्पमत नहीं बल्कि पूर्ण स्पष्ट बहुमत मिला हो। सरकार तो इसी तरह चल रही है जैसे स्पष्ट बहुमत की सरकार हो। कोई कोई कह सकता है ये गठजोड़ सरकार है। ये गठजोड़ सरकार से भी ज्यादा स्पष्ट बहुमत की सरकार है।
तो इन सब लोगों को यकीन हो गया है कि विपक्ष अब हमें सत्ता से नहीं हटा सकता। इसलिए इस तरह के कानून बनाओ, इस तरह के बंदोबस्त करो, इस तरह की व्यवस्थाएं करो कि विपक्ष केवल नाम मात्र के लिए ही रह जाए, और उसको जब ये चाहें तब कभी धोखे धड़ाके से मान लीजिए किसी वजह से उनकी अपनी गलतियों से सत्ता में आ भी जाए तो उसको सत्ता से हटाया जा सके। इसके लिए सारे, चूंकि ये लगातार सत्ता में रहेंगे तो ईडी इनके पास रहेगी, इनकम टैक्स इनके पास रहेगा, सीबीआई इनके पास रहेगी, और जितनी भी जांच एजेंसियां हैं सारी की सारी इनके पास रहेंगी। केंद्र की सत्ता में रहेंगे तो राज्य की सत्ता केंद्र की सत्ता को चुनौती नहीं दे सकती है। बहुत तरीके हैं राज्य को निचोड़ने के, उसकी बाह मरोड़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इसलिए ये कानून ला रहे हैं। ये अलग बात है कि दुर्भाग्य से मान लो केंद्र की सत्ता से हट जाए तो ये कानून फिर इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी ये मान के चलते हैं कि हमारे खिलाफ कोई कानून नहीं इस्तेमाल हो सकता, क्योंकि हम लगातार सत्ता में रहेंगे और हम दूसरों के खिलाफ इन कानूनों को इस्तेमाल करेंगे। सारी एजेंसियां हमारे पास होंगी। हमारे जिस मुख्यमंत्री को हम पसंद करेंगे वो कैसे 30 दिन जेल में रहेगा? उसको तो कोई जेल में डाल नहीं सकता। उसकी तो अगर पकड़ भी गया तो हम दूसरे दिन जमानत करवा देंगे, क्योंकि जेल में डालने की संस्थाएं इनकी, जमानत होगी कि नहीं होगी इसके लिए न्यायपालिका है वो भी इनकी, चुनाव आयोग भी इनका। तो अब बचाइए, बचा क्या? नौकरशाही पहले से ही इनकी होती है। तो ऐसा करके ये लोग एक ऐसी सरकार बना ली है, इन्होंने इस तरह का पूरा बंदोबस्त बना लिया है जहां पे इनको लगता है कि अब कोई कुछ नहीं कर सकता, हम मुतवातिर सत्ता में रहेंगे। अब कोई दुर्घटना हो जाए बड़ी, कुछ और हो जाए, क्या पता, मतलब ये तो समय की गति तो ऐसी होती है, इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। आप अच्छे अच्छे इंतजाम करके रखते हैं, एक पल में सारे इंतजाम आपके धराशायी हो जाते हैं, तो वो तो कुछ हो सकता है। लेकिन जहां तक मानवीय क्षमता है प्रबंधन की और बंदोबस्त की, वो सारा का सारा इन लोगों ने कर लिया है। इसीलिए चाहते हैं कि ये कानून भी पास करा दिया जाए, ताकि जैसे ही कोई विपक्ष का आदमी सत्ता में आएगा, बढ़ता हुआ दिखाएगा, उसको किसी न किसी बहाने, जैसे अरविंद केजरीवाल को डाला था, वो सारे के सारे अदालत में वो भी नहीं तय हो पाया, उसके ऊपर आरोप भी नहीं तय हो पाए। जिन आरोपों में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को इतने दिनों तक जेल में डाला उन्होंने, और संजय सिंह को, उनके खिलाफ आरोप भी नहीं तय हो पाए, वो केस वहीं ध्वस्त हो गया। तो ऐसे ही किसी आरोप में 30 दिन जेल में डाल लेंगे, सत्ता खत्म, पार्टी टूट जाएगी। ये चाहते हैं ये। लेकिन ये सब करने के लिए भी 2/3 बहुमत चाहिए। ये सब करने के लिए भी 2/3 बहुमत चाहिए। तो अब 2/3 बहुमत की जुगाड़ में सारी शक्ति लगी हुई है पूरी की पूरी। अच्छा अभय जी, जिस हिसाब से अल्पमत सरकार को बहुमत की तरह चला रहे हैं, जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं को जेल में डाल दिया है, वो दिमाग किसका होगा? वो मोदी का होगा, शाह का होगा, आरएसएस का होगा, नौकरशाहों का होगा? किसका दिमाग होगा कि इस तरह? सबका मिला जुला दिमाग है। देखिए, जब पहली बार इनको स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ 2014 में, तो आप देखिए शुरू के जो 1-2 साल थे उसमें इन लोगों के सामने ये तय नहीं था कि ये किस तरह से आगे बढ़ेंगे। इसलिए हर चीज को प्रयोग करके देख रहे थे। जैसे भूमि अधिग्रहण बिल लाए, मोदी जी ने आते ही भूमि अधिग्रहण बिल लाए कुछ ही दिनों बाद। चूंकि नंबर्स नहीं थे, संख्याएं नहीं थी, इसलिए वो बिल जो है ना, वो अध्यादेश के स्तर पर ही खत्म हो गया। हर चीज का इन्होंने प्रयोग किया। पाकिस्तान के साथ भी प्रयोग किए इन्होंने चीन के साथ भी प्रयोग किए। उस वक्त इनको लग रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की शैली में अगर पाकिस्तान के नेताओं की हमदर्दी जीत लें तो फिर एक तरह का मोदी जी एक नया ब्रेक थ्रू बड़ा कर देंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती का। उसके लिए अपने आप चले गए वहां पर और शादी का तोहफा लेके चले गए, मतलब वो जो हुआ वो उसमें जन्मदिन का तोहफा लेके चले गए। मुझे ध्यान भी नहीं जन्मदिन था कि शादी थी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि शुरू में 2-3 साल इस तरह के तमाम ये प्रयोग कर रहे थे। फिर धीरे धीरे इनको लगा कि इन प्रयोगों को करने से कोई फायदा नहीं है, और तब तक मीडिया भी इतनी इस तरह से इनका दास नहीं हुआ था। शुरुआत के दिनों में मीडिया की हमदर्दी इनके साथ थी, लेकिन मीडिया इस तरीके से इनका गुलाम नहीं था जैसे आज गुलाम बना हुआ है। फिर बाद में उन्होंने मीडिया को भी अपना गुलाम बनाया। फिर एक एक संस्था को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचते चले गए। शुरू का चुनाव आयोग भी उनका इस तरीके से गुलाम नहीं था। आप शुरू के चुनाव आयोग में देखिए
बीजेपी के लोगों को भी फटकार लगती थी उसकी, उनको भी हाजिर होना पड़ता था। अब ये सब खत्म हो गया उन्होंने। बीजेपी चुनाव आयोग के लिए अनटचेबल है, बिल्कुल एकदम। चुनाव आयोग छू भी नहीं सकता बीजेपी। तो ये इसके बाद मैं ही समझता हूं कि 2014 में जीते, उसके बाद में 19 का चुनाव आते आते, जब 19 का चुनाव उन्होंने जीत लिया और पहले से भी ज्यादा इनकी संख्या आ गई, उसके बाद से इन्होंने सोचा कि अपने सारे विचारधारात्मक मुद्दे भी लागू करेंगे। तब 370 और 35A का उन्होंने किया, और फिर एक एक करके वो सारा काम अपना करते चले गए। अब ये इनको एक बीच में झटका लग गया 2024 का। ये तो 350 से 400 के मूड में थे, वो जो झटका लगा, अब वो वैसा झटका ना लगे उसका पूरा इंतजाम कर रहे हैं। अच्छा अभय जी, अभी बीच में अब एक बड़ी तेजी से ये पॉलिटिकल गलियारों में चर्चा चली, सही है या गलत है मैं इस पे बिल्कुल नहीं जा रहा, ये केवल चर्चा है, मैं फिर कह दूं चर्चा है। चर्चा ये है कि मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा तो अमित शाह को डिप्टी पीएम बनाया जाएगा, आडवाणी की तरह एक ताकतवर शक्ति केंद्र बनाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर ऐसा होता है तो ये संदेश दिया जाएगा, चाहे योगी हो, चाहे फडणवीस हो, या कोई और सीएम हो, कोई नहीं है लाइन में, अमित शाह ही है लाइन में। और क्या वाकई में सरकार देखिए, अमित शाह अगर चला रहे अगर हैं, मोदी नरेंद्र जी मोदी, विदेश में हैं? मेरी अगर नरेंद्र मोदी की कॉल होगी ना, नरेंद्र मोदी तय करेंगे कि उनका कोई उप प्रधानमंत्री होगा या नहीं होगा। अगर नरेंद्र मोदी इस बात पे तैयार हो जाते हैं कि अमित शाह को उप प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो उसके साथ में स्वाभाविक रूप से ये संदेश जाएगा कि नरेंद्र मोदी के स्वाभाविक उत्तराधिकारी अमित शाह हैं। अच्छा, अब उसमें सवाल दो है। 2029 का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, या नरेंद्र मोदी उससे पहले सत्ता से हट जाएंगे और जो नया प्रधानमंत्री होगा उसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? ये एक बहुत जिसे कहते हैं ना, मतलब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो नरेंद्र मोदी फिर से, अगर जीत गए, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। तब फिर नरेंद्र मोदी बीच में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर नरेंद्र मोदी को नेता पद से हटाया गया, खुद हट गए या हटाया गया, उनकी जगह किसी को भी बनाया गया, चाहे अमित शाह को बनाया गया, योगी आदित्यनाथ को बनाया गया, या किसी और को बनाया गया, तो वो उसके नेतृत्व में क्या आप चुनाव जीत पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा खतरा है। ये खतरा हाँ, मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उठाने के लिए तैयार है। इसलिए कौन उप प्रधानमंत्री बनता है, कौन नहीं बनता है, उसके उप प्रधानमंत्री बनने से योगी आदित्यनाथ की दावेदारियां खत्म हो जाएंगी या बनी रहेंगी, ये सारे के सारे सवाल हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा, मतलब वो मुख्यमंत्री की गद्दी पे होंगे, चुनाव लड़ा जाएगा। अगर भाजपा ने बहुत अच्छे संख्याएं प्राप्त कर ली तो ये योगी आदित्यनाथ को उसका श्रेय लेने से कैसे रोक पाएंगे? आप सोचिए, आज जो यूपी में संख्याएं हैं भाजपा के पास, जो 2022 में प्राप्त हुई थी, उतने विधायक अगर हैं उनके पास, और वो या उससे अच्छे विधायक प्राप्त हो गए उनको उत्तर प्रदेश में, तो योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने से ये कैसे रोकेंगे? ये तो एक ही तरीके से रोक सकते हैं उनको तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने से, कि भाजपा चुनाव जीत जाए लेकिन परिणाम कोई बहुत आकर्षक न रहे। तो इस तरह की प्रक्रियाओं में बहुत सारे किंतु परंतु होते हैं। इसलिए पहले से इसके बारे में बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि बहुत मजबूती के साथ, पुष्टि के साथ कुछ नहीं कहा सकता। एक बात ये भी कही जाती है कि अमित शाह हटाना नहीं चाहते योगी आदित्यनाथ को, लड़ाई झगड़ा तो ठीक है। क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ इतने मजबूत हैं? क्योंकि एक बार 100, 150, 200 विधायक बैठ गए थे धरने पे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, तो सरकार बिल्कुल पसीने पसीने हो गई थी। और ये बात भी बिल्कुल तय है, मैं जानता हूं, मैं गारंटी दे सकता हूं इस बात की, अगर पर्ची से मतदान करा दिया जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चयन को, तो शायद योगी आदित्यनाथ के पक्ष में 1 दर्जन विधायक भी वोट ना डाले। मुझे पता चला था, मुझे एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट जो सीएम के हाउस में ही, सीएम के अपने सेक्रेटरीट में ही हैं, मेरे मित्र भी हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि एक मजेदार बात हुई कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया और कहा गया कि बात ठीक है, जनता सरकार चुनती है, जनता तय करती है कि कौन सी पार्टी को वोट किया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री विधायक चुनते हैं, तो जरा विधायक ठीक रखिए आप अपने।
और चूंकि नौकरशाही उत्तर प्रदेश में इस हद तक लाभी है, भारी हो गई है कि विधायक तो छोड़ो, मंत्रियों की औकात नहीं है, मंत्री और डिप्टी सीएम की हैसियत नहीं है। तो दिल्ली लॉबी के लिए तो बड़ा चुटकी का खेल है कि अगर वो इशारा करें और 100 विधायक किसी भी मुद्दे पर कि अपमान हो रहा है हमारा, धरने में बैठ जाए और योगी जी ने कहा जाए मैनेज करिए, एक दिन नहीं लगेगा, योगी जी मैनेज नहीं कर पाएंगे, सब जानते हैं। तो क्या खेल है, दिल्ली जानबूझ के ढील दे रहा है कि योगी आदित्यनाथ को, या ये सब बातें नहीं, ख्यालबाजी? इसमें देखिए कई पहलू हैं, इसमें एक प्रयोग भी है, इसके अंदर एक प्रयोग भी है। वो प्रयोग है कि धार्मिक प्रमुख को भी धार्मिक प्रमुख को राजनीतिक प्रमुख बनाने का। योगी जी धार्मिक प्रमुख है ना, योगी जी ने मेहनती छोड़ी तो नहीं है, अभी भी गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। अगर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गोरख पीठ के महंत भी हैं। वो देश की एक बड़ी धार्मिक संस्था के प्रमुख हैं। पहली बार देश में धार्मिक प्रमुख को इतनी बड़ी सरकारी पदवी प्राप्त हुई है, उसको राजनीतिक प्रमुख बनाया गया है। ये स्थिति क्या है? ये ऐसा मुसलमानों में होता रहा है परंपरागत, खिलाफत में हुआ। खिलाफत एक प्रकार की राज्य व्यवस्था है, उसमें जो रिलीजियस हेड होता था वही पॉलिटिकल हेड होता था। जितने भी खलीफा, क्या मतलब है? खलीफा का यही मतलब होता है। तो योगी जी हिंदू खलीफा हैं, तो वो प्रयोग की कर रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके रूप में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक इस प्रयोग को बीच में खत्म नहीं करना चाहता, इसलिए मोदी ने भी हिंदू खलीफा बनने की कोशिश की। भाई, मोदी को कहने की क्या जरूरत थी कि हम नॉन बायोलॉजिकल हैं? इसके पीछे भी एक कारण है। मोदी को ये जिद करने की क्या जरूरत थी कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हम ही करेंगे? कोई शंकराचार्य कर सकता था, या चारों शंकराचार्यों को ब्लॉक करवा देते। सनातन धर्म की मान्यता तो यही है। मोदी की क्या जरूरत थी कि अबू धाबी जाकर प्राण प्रतिष्ठा करते, या संभल जाकर प्राण प्रतिष्ठा करते? क्या जरूरत थी मोदी को करने की? ये सनातन धर्म के नियम कानून तो नहीं कहते कि ऐसा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ये काम करे। तो मोदी जी पहले से पॉलिटिकल हेड हैं, राजनीतिक प्रमुख हैं। वो साथ में धार्मिक प्रमुख भी बनना चाहते हैं। योगी जी धार्मिक प्रमुख पहले हैं, वो राजनीतिक प्रमुख बना दिए गए। तो योगी जी के मुख्यमंत्रित्व के बाद मोदी जी की समझ में आया कि ये काम उन्हें भी करना चाहिए। 2017 में जब ये बन गए, आरएसएस ने इनको बनवा दिया, तब जब मोदी जी की समझ में आया कि एक बार अगर देश की जनता के बड़े हिस्से के दिमाग में ये बात आ गई कि मैं संत हूं, ये तुरंत उन्होंने गेरुआ वस्त्र पहने और कमरनाथ की गुफा में बैठ के, या उन्होंने केदारनाथ की गुफा में बैठ के उन्होंने अपना फोटो शूट कराया उन्होंने। उसके बाद से मोदी जी लगातार संत बनने की कोशिश कर रहे हैं। हर मुद्रा में कभी सफेद वस्त्र पहन के तपस्या कर रहे हैं, कहीं त्रिशूल और डमरू लिए खड़े हुए हैं, कहीं कह रहे हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, कहीं चंपत राय सरी के चमचे कह रहे हैं कि विष्णु भगवान के अवतार हैं, कहीं साक्षी महाराज कह रहे हैं कि विष्णु भगवान के अवतार हैं। तमाम प्रवक्ता गण कहते हैं मोदी जी पे महादेव कृपा है। भाजपा सब प्रवक्ता कहते नहीं बातचीत में, मोदी जी की बात मत कहिए, उनके ऊपर महादेव कृपा है। तो लगातार एक ऐसा व्यक्ति जिसका सीधे सीधे ईश्वर और देवताओं के साथ में संबंध है, लगातार मोदी जी हॉटलाइन पर उनसे बात करते रहते हैं। कभी महादेव से बात करते हैं, कभी भगवान विष्णु से बात करते हैं, कभी भगवान कृष्ण से बात करते हैं, रामचंद्र जी से तो बिल्कुल सुबह शाम तक बात होती रहती है। वो नॉन बायोलॉजिकल लोग ही कर सकते हैं इस प्रकार का, हमारे और आपकी तो औकात है नहीं, हम तो नश्वर प्राणी हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि नॉन बायोलॉजिकल भी है, देवताओं से और भगवानों, हिंदू धर्म के भगवानों से सीधे सीधे हॉटलाइन पे जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री भी है। ये तो एक बिल्कुल अनूठी बात है। जैसी देश की धर्मप्राण जनता के दिमाग में ये बात आएगी, आधे वोट तो ऐसे ही मिल जाया करेंगे बिना किसी चक्कर के। इसलिए संघ को कोई खास दिक्कत नहीं हुई मोदी जी को ये कहने से। आपको याद होगा कि जब एक फोटो वायरल हुआ था कि मोदी जी बहुत बड़े हैं, भगवान राम छोटे से हैं, भगवान राम मोदी जी की उंगली पकड़ के चल रहे हैं, और नीचे लिखा था जो राम को लाए हैं हम, है ना। बीजेपी ने ऑफिशियल शायद ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी कर दिया था, बड़ा बवाल हो गया था देश भाई। जब 2024 में बहुमत चला गया तो इन्होंने जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहा था,
उसकी संघ की तरफ से छींटाकशी की गई। तो जब मोदी जी ये कह रहे थे और कहलवा रहे थे, तब क्यों नहीं उन्होंने छींटाकशी की? इसका सीधा मतलब है संघ चालाक है। ऐसा नहीं, संघ सोच रहा था देख लें इसका असर क्या होता है। तो ऐसा तो नहीं वास्तव में पब्लिक इनको मान ले नॉन बायोलॉजिकल, भगवान ही मान ले। हाँ भगवान ही मान ले। अब देखिए जैसे महात्मा गांधी थे, जब महात्मा गांधी को गोली मार दी नाथूराम गॉडसे ने, उनका देहांत हो गया, महात्मा गांधी का दुखद देहांत हो गया, तो बहुत से लोग, आम पब्लिक, गरीब लोग रोने लगे। तो उसमें बहुत से लोगों ने कहा कि अरे वो कैसे मर गए, वो तो भगवान थे। गांधी जी को महात्मा कहा जाता था, गांधी जी को महात्मा कहा जाता था, वो महात्मा थे, यानी आत्मा, महान आत्मा थे। तो वो कैसे मर गए? नाथूराम गॉडसे की गोली उनको कैसे लग गई? हाँ, तो ये इस तरह की भावना थी गांधी जी के प्रति। इसी तरह की भावना ये लोग भी चाहते हैं। तो ये इनका मानना है कि धर्मप्राण देश में अगर किसी तरीके से ये बात फैल जाए प्रचार के जरिए या किसी और हथकंडे के जरिए कि भाई मोदी जी में कुछ दैवी अंश है, काम बन जाएगा। उसके बाद आप कैसे सत्ता में आने से रोकेंगे? अच्छा, वो अगर हो जाता तो इन्हें SIR नहीं करनी पड़ती फिर। और ना इन्हें ये करना पड़ता जो अभी संविधान संशोधन के जरिए करना चाहते हैं, परिसीमन भी नहीं करना पड़ता है इन्हें। तब तो फिर वही। अच्छा, ऐसा सुनने में आता है कि अगर ये चुनाव जीत जाते मोदी जी, तो जब वो वहां जाते रिलायंस ग्रुप में जो उनके बेटे की शादी थी, वहां जाते तो बाकायदा सब ये था कि उनको बैठाया जाता, उनकी फिर धूप बत्ती जलाई जाती, पूजा सब की जाती, भगवान आ गया। अच्छा, ये लोग ये कहते तो हैं कि हर काम प्रभु राम की इच्छा से होता है, भगवान की इच्छा से होता है। तो भगवान राम ने इशारा करके चंदा चोरी खुलवा दिया होगा, इससे डेंट तो पड़ गया ना बीजेपी को बहुत। रोज नए नए स्कैंडल आ रहे हैं, चंदा चोरी ने तो कमाल कर दिया, भगवान राम की चंदा चोरी शायद बीजेपी के इतिहास का सबसे बड़ा कलंक है। इनमें कोई ऐसा आपसी कोई मतभेद हुआ है, ऐसा आपसी कोई लोचा हुआ है जिसकी वजह से ये भंडा फूट गया। वरना जितने भी इन पे आरोप लगे, जमीन घोटाले डाले गए, सारे आरोपों को सफलतापूर्वक ये दबा चुके थे। इसमें कुछ ऐसा मामला हाथ से निकल गया, लेकिन अब सब लोग लगे हुए हैं आरोप दबाने में। इस मामले में सब एक मत हैं। योगी जी इधर की लफाजी कर रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं है। जैसे ही उनके पास उनकी बनाई हुई SIT की 22 पेज की रिपोर्ट पहुंची, पल भर में उन्होंने PMO को भेज दी रिपोर्ट, बिना सार्वजनिक किए हुए उसे। सब मिले हुए हैं, सबको डर है कि पता नहीं किसकी मोहन भागवत, घोष बोले, नरेंद्र, सब चुप है, बिल्कुल कोई नहीं बोल रहा। केवल योगी जी भाषणबाजी करते नजर आ रहे हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना है। नरेंद्र मोदी को चुनाव नहीं लड़ना, ना घोष बोले को चुनाव लड़ना है, ना भागवत को चुनाव लड़ना है। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। आखिर में मैं आपको बता दूं, आप सुबह मुझसे पूछ भी रहे थे, आज परम आदरणीय अंजना ओम कश्यप की और खान सर और मेरे मुकदमे की तारीख थी हाई कोर्ट में। बेचारी ने 300 पेज का मुकदमा दायर किया था मुझ पर, खान सर और बाकी टीचरों पर। तो पहली बार में जो वकील थे वो हमारे वकील के सामने ठहर नहीं पाए। हमारे वकील हैदर भाई और तला साहब बहुत जबरदस्त रिट उन्होंने तैयार की थी, तो उन्होंने अंजना ओम जी ने, कश्यप जी ने वकील ही हटा दिया अपना। फिर दूसरी तारीख, तीसरी तारीख लगी, लेकिन मामला पटा नहीं। हमने तो पूरा दस्तावेज तैयार किया, अंजना ओम कश्यप जी के आज तक के थंबनेल निकाले हमने, और तला साहब ने रिपोर्ट बनाई, हैदर भाई ने रिपोर्ट बनाई कि हम अदालत को दिखाएं कि जो थंबनेल हैं ये चाटुकारिता है, ये पत्रकारिता है, या ये सांप्रदायिकता है। आज वकील थी माननीय न्यायमूर्ति जी, उन्होंने कहा कि ये केस, चूंकि अंजना ओम कश्यप जी ने कहा कि भाई इस केस में मेरे बच्चों के नाम सार्वजनिक कर दिए गए, मेरा एड्रेस, तो हमारे वकील ने कहा ये तो गलत है। तो धमकी देने का मामला भी हुआ, तो हम लोगों ने ये कहा कि हमको तो 10 सालों से रोज धमकी दी जाती है। अभी 10 दिन पहले गोरखपुर के आदमी ने जान से मारने की धमकी, सब कुछ थी। तो ये सब आपराधिक श्रेणी में है, ये कोई डिफॉर्मेशन सूट थोड़ी ना है। आप मुकदमा दर्ज करिए जो आपको धमकी दे रहा है, हम लोग तो थोड़ा धमकी दे रहे हैं। न्यायमूर्ति जी ने कहा ये जो मामला है ये आपसी बातचीत से भी सुलह हो सकती है, इसमें क्यों मुकदमा कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ही हुआ तो मैं लाइव देख रहा था, मुझे लगा कि निश्चित रूप से अंजना ओम कश्यप जी के वकील कहेंगे नहीं हमें तो मुकदमा लड़ना है, लेकिन वो तुरंत कंप्रोमाइज पे राजी हो गए कि भाई हम बातचीत से, मध्यस्थता से मामला हो। तो हुआ यह कि मैंने एक अभियान छेड़ा था, मैंने कई बार कहा था कि RTI से मालूम करो
कि सरकार इनको माल कितना दे रही है, इंडिया टुडे को कितना हम्म, माल दे रही है, आज तक को हम्म, कितने करोड़ों रुपए दे रहे हैं। सब टीचर एक अभियान शुरू कर दो, हम्म, पता चलेगा कि कितने करोड़ रुपए लेके योगी आदित्यनाथ नंबर 1 के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। जैसे ही सूचना विभाग करोड़ों रुपए इंडिया टुडे को देता है, दूसरी तरफ से साउथ का कोई मुख्यमंत्री देता है तो वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। तो एक आरटीआई से मालूम करो कि आज तक को माल कितना मिल रहा है और ये धंधे पे छोड़ती है। तो आज मध्यस्थता की बातचीत हुई, फिर 9 तारीख फिर डेट लगी है मध्यस्थता में, कंप्रोमाइज कर रहे हैं। अंजना ओम कश्यप को या आज तक को ये पंगे लेने क्यों चाहिए थे? 4 पीएम से पंगे क्यों लेने चाहिए था आपके हिसाब से? कुछ लोग मुगालते में भी कब कोई काम कर देते हैं, फिर बाद में मामला फंस जाता है, तो कैसे बैकआउट करें, तो इसलिए थोड़ा बहुत खींचतान होती है। अब देखो, अब तो समझौते के लिए तैयार हो ही गए हैं, अब मुगालता दूर हो गया होगा। अब जिसे कहते हैं नहीं, पतली गली खोजता है फिर आदमी, निकल ले भाई किसी तरीके से। अच्छा, आप तो अभय जी, आपने तो मीडिया को बिल्कुल शुरुआत से लेकर अब तक देखा है। आपके परिवार में पिताजी भी पत्रकार थे, आप खुद इतने श्रेष्ठ पत्रकार, इतने अच्छे लेखक। एज ए ब्रांड, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल होकर पूछ रहा हूँ, चूंकि मेरा संस्थान है तो मैं समझ नहीं पाता। 4 पीएम को इस मुकदमे से फायदा हुआ या नुकसान हुआ आज तक ने जो किया अंजना ओम कश्यप जी ने भाई जो ऐसे फायदा ही होगा आपको, नुकसान कैसे हो सकता है? दिक्कत उठानी पड़ती है, उलझन उठानी पड़ती है, दौड़ धूप करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन कुल मिला के अंत में तो फायदा ही होता है। अंजना ओम कश्यप जी को और आज तक का थैंक यू बोलूंगा। कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर रॉकेट की स्पीड से बढ़ गए मेरे इस मुकदमे में, टीचरों के मुकदमे में। ये बड़े बड़े हाउसेज जो है ना, मीडिया संस्थान, इनको लगता है कि विश्व गुरु की चरण वंदना कर लेंगे तो हर किसी को धमका देंगे, लेकिन गजब है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे साथ दिया, थैंक यू सर। ये थे अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। क्या ये संभव है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की इस तरह संवैधानिक संस्थाओं को जेब में रखने की आदत लगातार चलती रहे? क्या लोकतंत्र इस बात की इजाजत देता है? भारत का लोकतंत्र में कई बार ऐसे मौके आए जब लगा कि अब लोकतंत्र का चीरहरण हो गया, लेकिन हर बार लोकतंत्र नए सिरे से खड़ा हुआ। आप क्या सोचते हैं इस विषय में, इस बातचीत पे? बताइएगा जरूर, मुझे आपकी बातचीत का, आपकी राय का इंतजार रहेगा। थैंक यू।